बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम शमरेज जिन कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। इस वक्त जो वाकया पेश कर रहा हूँ ये मेरे साथ उस वक्त पेश आया जब मैंने सिग्नल कोर आर्मी में सर्विस ज्वाइन की। इब्तिदाई ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद मजीद ट्रेनिंग के लिए हमने मरी जाना था। दिल तो मरी जाने के नाम से ही खुश था क्योंकि हमारी इब्तिदाई ट्रेनिंग का मरकज जो कि कोहाट में वाक़या है, इन दिनों कोहाट में बहुत ज्यादा गर्मी थी और कुछ ट्रेनिंग की सख्ती भी थी। इसलिए दिल खुश था कि चलो मरी 2 माह अय्याशी करेंगे और मौसम से खूब लुत्फ अंदोज होंगे। खुदा खुदा करके वो वक्त भी आ ही गया जिसका इंतजार था। सुबह हमने मरी जाना था। तमाम रात नींद आंखों से बहुत दूर थी। जहन में मुख्तलिफ ख्यालात की भरमार थी। कभी जहन में आता कि मरी के पहाड़ कैसे होंगे, क्लास रूम कैसे होंगे, हम किस तरह मौसम को एंजॉय करेंगे। रात गुजर गई, दिन का उजाला हुआ, सामान बांधा और फिर ट्रेन में सवार होकर रावलपिंडी पहुंच गए। रावलपिंडी से मरी ले जाने के लिए गाड़ियां आई जो हमें लेकर मरी रवाना हो गई। जो ही मरी की हदूद में गाड़ियां दाखिल हुई, हमें ठंडक का एहसास हुआ। गर्म कपड़े और गर्म बिस्तर हमारे साथ थे, लिहाजा अपनी लिविंग में पहुंचने के बाद इर्द गिर्द माहौल का जायजा लिया। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। आबादी हमारी लिविंग से दूर थी क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं वो आबादी से दूरी पर हैं। जो हमारे उस्ताद थे बकौल इनके के जंगल में मामूली से और खौफनाक किस्म के जानवर मौजूद हैं, इसलिए जरा एहतियात जरूरी है। रात जब हुई तो जंगल की तरफ से मुख्तलिफ जानवरों की आवाजें आना शुरू हो गई। कभी किसी बंदर की आवाज आती और कभी जंगली भेड़ियों की आवाजें आती। रात का अंधेरा खत्म हो गया और सुबह की इब्तिदा हुई और उस दिन से हमारी बकायदा ट्रेनिंग का आगाज हुआ। जब क्लास रूम्स जो के लिविंग से काफी दूर थे वहां पहुंचे तो इंस्ट्रक्टर साहब ने सबसे तारुफ करवाया और इलाके का भी तारुफ करवाया। एक उस्ताद ने बताया कि क्योंकि आप लोगों ने रातों को ड्यूटियां भी देनी है इसलिए एहतियात जरूरी है। वैसे भी जिन भूत ऐसी जगहों पर ज्यादा होते हैं। जिन भूत का नाम सुनकर सब लड़के परेशान हो गए, मगर जल्द ही जिंदगी मामूल पर आ गई। गुजरते वक्त का एहसास ना हुआ और ट्रेनिंग करते हुए हमें 3 माह गुजर गए। एक दिन मेरी नाइट ड्यूटी लगी और मुझे क्लास रूम्स की ड्यूटी पर जाना था जो कि लिविंग से काफी दूर थी और इस जगह चहल पहल सिर्फ इस वक्त तक होती थी जब तक क्लास रूम्स खुले होते थे और फिर जब वक्त खत्म हो जाता तो क्लास रूम्स बंद हो जाते और हर तरफ वीरानी फैल जाती। रात को और भी वीरानी होती थी। मेरी ड्यूटी तीसरी थी, यानी रात 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक 2 घंटे की ड्यूटी थी। फौज में नाइट ड्यूटी 2 घंटे और 4 घंटे रेस्ट होती है क्योंकि 3 आदमी मिलकर ड्यूटी देते हैं। सूरज गुरूब होने से ही ड्यूटी शुरू हो जाती है जिसमें एक उस्ताद और 3 शागिर्द होते हैं। मेरी ड्यूटी क्योंकि तीसरी थी इसलिए मैंने बाहर निकलकर जंगल की तरफ देखना शुरू कर दिया। जंगल में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ झोंपड़े बने हुए थे जिनमें लाइट जल रही थी और जिंदगी का एहसास हो रहा था। इनमें से एक घर एक पहाड़ी और दूसरा घर इससे कुछ फासले पर चंद एक घर इकट्ठे भी थे मगर हमसे काफी फासले पर थे। इनमें जो लाइट जल रही थी इनसे जाहिर हो रहा था कि यहाँ आबादी है। सब कुछ देखने के बाद मुझे नींद आ गई और मैं अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। 2 शागिर्द और उस्ताद सोए और एक लड़का ड्यूटी दे रहा है। जब मेरी ड्यूटी का वक्त हुआ मुझे लड़के ने उठाया। मैंने कलमा पढ़ा और कानों पर एक बड़ा सा रुमाल लपेटकर बाहर ड्यूटी पर आ गया। जहाँ ड्यूटी पर खड़ा था वहाँ तारों से बना हुआ जंगला जो कि दीवार की मान था हमारे सामने था। ये इसलिए बनाया गया था ताकि कोई जानवर या सिविल आदमी हमारी हदूद में शामिल ना हो सके। जो जंगला बना हुआ था इसमें 7 बाई 7 का फासला था, यानी 14 इंच तक चीज इससे गुजरकर अंदर आ सकती थी। मैंने देखा कि एक तरफ तो अंधेरा है और दूसरी तरफ काफी रोशनी है और शादी का समा है। मुख्तलिफ खाने पक रहे हैं और ताज़ा ताज़ा जलेबी निकल रही है। औरतों ने बनाव सिंगार किया हुआ है और मर्द भी अच्छे लिबास में
मलबूस है। मकानों पर लाइटें लगी हुई हैं। मुकम्मल शादी का समा नजर आ रहा था, जो कि मुझसे तकरीबन 100 गज के फासले पर थी। इसलिए मैं भी बड़े शौक से इनकी तरफ देखने लगा। इनकी रस्मों रिवाज क्योंकि पंजाब से थोड़े मुख्तलिफ थे, इसलिए मुझे बहुत मजा आ रहा था। कहीं से गाने की आवाजें आती और लोग रक्स करते हैं। इनके रक्स करने का अंदाज भी अनोखा था। मैं बड़े शौक से रक्स देख रहा था। रक्स खत्म हुआ तो औरतों ने एक एक लड़ी पकड़ी हुई थी, जिसमें मोमबत्तियां जल रही थी। वो एक घर से निकली और दूसरे घर में दाखिल हो गई। शायद वो दुल्हन वालों का घर था जिसमें औरतें दाखिल हुई थी। थोड़ी देर बाद बकायदा निकाह की कार्रवाई अमल में आई और निकाह शुरू हो गया। तमाम कार्रवाई मेरे सामने इस तरह थी जिस तरह सिनेमा स्क्रीन पर कोई फिल्म चल रही हो, जिसके दरमियान कोई पर्दा, कोई दीवार हाइल न थी। मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाया। निकाह के बाद लोग बहुत खुश थे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। बाद में खाने का दौर शुरू हुआ। लोग खाने में मशगूल हो गए। खाने का अंदाज भी मुख्तलिफ था। हर आदमी ने अपनी प्लेट उठाई हुई है। इस प्लेट में 3 अदद खाने बने हुए थे। एक खाने में हर आदमी ताजा जलेबी डालता और दूसरे खाने में चावल डालता और तीसरे खाने में हलवा डालता। सब चीजें डालकर एक मखसूस जगह पर जाकर खाना शुरू कर देता। एक तरफ मर्द खाना खा रहे थे और दूसरी तरफ औरतों के लिए जगह बनाई हुई थी और तीसरी जगह छोटे बच्चों के लिए मखसूस थी। जहां मर्दों के लिए जगह बनाई गई थी वो मेरे और भी करीब थी। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे कि मुझे भी भूख महसूस हो रही थी, मगर मेरे सामने तारों का जंगला था जिसकी ऊंचाई काफी ज्यादा थी। अचानक चंद आदमियों में सरगोशी होने लगी। इनमें से एक आदमी मेरी तरफ लपका। इसके हाथ में प्लेट थी जिसमें जलेबी, चावल और हलवा रखा हुआ था। अचानक वो चलता हुआ अंदर मेरे सामने आ गया। वो एक 16 साल लड़का था। इसने आते ही प्लेट मेरे हाथ में दी और कहा, खाओ दोस्त। मैंने प्लेट लेकर अपने रुमाल में जलेबी अलहदा, चावल अलहदा और हलवा अलहदा रख लिया। साथ एक मेज पड़ा हुआ था। सब चीजें मैंने इस पर रख दी। वो लड़का कहने लगा, खाओ। मैंने कहा, बाद में खा लूंगा। फिर इसने मेरा नाम पूछा। आपका क्या नाम है? अमजद। कहाँ के रहने वाले हो? गुजरात का। मेरा नाम शमरेज है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर आवाज देना। ठीक है मेरे भाई। शमरेज चलता हुआ दोबारा इन लोगों में वापस पहुंच गया। इस वक्त तकरीबन रात के 12 बज चुके थे और मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म होने वाला था। मैंने कुछ हलवा और जलेबी और चावल खाए और थोड़ी सी दूसरे लड़के के लिए रख दी। जब दूसरे लड़के को ड्यूटी के लिए उठाया, वो बाहर बरामदे में आया तो मैंने कहा, ये जलेबी, चावल और हलवा खा लो। हमारे मुंह बाहर की तरफ थे और खाना मेज पर पीछे की तरफ पड़ा हुआ था। जो ही पीछे मुड़कर खाने की तरफ देखा तो खाना गायब था। क्यों मजाक करते हो? यहाँ तो कोई चीज नहीं है। अभी मैंने खुद सब चीजें रखी थी। फिर मैंने इसको यकीन दिलाया कि सब चीजें यहाँ थी। अगर यकीन नहीं आता तो रुमाल देख लो, इस पर घी के निशान मौजूद हैं। सब चीजें शादी वाले घर से आई थी। इतनी देर में उस्ताद जाग गया। इसने पूछा, क्या मामला है? सर, वो शादी वाले घर से चावल, हलवा और जलेबी आई थी। कुछ मैंने खाई और कुछ इसके लिए रख दिया था, मगर ये कहता है कि मेरे साथ मजाक किया है। अगर यकीन नहीं आता तो घी के निशान देख लो। उस्ताद मुस्कुराया और दोनों को अंदर बुलाया और कहने लगा, दरअसल यहाँ आबादी नहीं है, ये सब जन्नत है। लड़के को तो पसीना आ गया, मगर मैं यकीन नहीं कर रहा था। उस्ताद ने कहा, ठीक है, सुबह देख लेना। इतनी बात करने के बाद मैं तो सो गया, मगर ड्यूटी देने वाला लड़का खौफ से कांप रहा था और उस्ताद से कहने लगा, मैं बाहर बरामदे में ड्यूटी नहीं दूंगा। बाहर जन्नत है, वो मुझे मार देंगे। ठीक है, दरवाजे में खड़े होकर ड्यूटी दो। मेरी दोबारा ड्यूटी 4 बजे शुरू हुई तो मैं बाहर बरामदे में आ गया और बड़े गौर से शादी वाले घर को देख रहा था। अचानक शमरेज एक तरफ से चलता हुआ सीधा मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उस वक्त ज़हन ने काम ना किया कि इतनी ऊंचाई से जंगले में से कैसे अंदर आ गया, क्योंकि वहाँ जंगले के सुराख बहुत छोटे थे। शमरेज ने कहा, अमजद, आज के बाद आपका मैं दोस्त हूँ। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद करना। मैं आपसे जरूर मुलाकात करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे मुताल्लिक किसी को बताओगे नहीं। जब भी दिल से याद करोगे मैं आपसे मुलाकात के लिए आ जाऊंगा। जब सुबह की अजान हुई तो मैं भी कमरे में अंदर आ गया
اور پانی تلاش کر کے صبح کی نماز پڑھی۔ اجالا ہو چکا تھا، ہر طرف پرندے بول رہے تھے۔ جو ہی میں کمرے میں اپنا رات والا رومال لینے آیا، باہر نہ کوئی مکان تھا نہ برات، کچھ بھی نہیں تھا، درخت ہی درخت تھے۔ مجھے رات کو استاد والی بات یاد آ گئی اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس پریشانی کی وجہ سے 3 دن بخار رہا۔ 3 دن کے بعد بخار اترا اور روزانہ کی مصروفیت میں کھو گیا۔ جنات والی بات بھول گیا اور صرف شمریز سے دوستی یاد رہی۔ 4 دن گزر گئے مگر شمریز کہیں نظر نہ آیا۔ مری میں کیونکہ پانی کی کمی تھی اور ہمیں پانی لینے کے لیے نیچے چشمے پر جانا پڑتا تھا، میں پانی لینے کے لیے نیچے چشمے پر جا رہا تھا کہ ایک پہاڑی پر شمریز چلتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اسے آواز دی، شمریز میری آواز سن کر میرے پاس آ گیا۔ آتے ہی اس نے سوال کیا، کہاں جا رہے ہو؟ پانی پینے جا رہا ہوں۔ پانی والی گیلن مجھے دو، میں لا دیتا ہوں، تھوڑا انتظار کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ شمریز گیا اور پانی لے کر بہت جلدی واپس آ گیا۔ میں نے کہا شمریز اتنی جلدی واپس بھی آ گئے ہو؟ بھائی یہاں سے ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، میں وہاں سے گیا ہوں اور واپس آ گیا ہوں۔ ہاں آپ کو پانی کی ضرورت ہو تو اپنی بیرک کے پیچھے گیلن رکھ دینا، میں آ کر بھر دوں گا۔ پھر میں روزانہ بیرک کے پیچھے گیلن رکھ دیتا، واپسی پر گیلن بھرا ہوا مل جاتا۔ ہر 2 روز بعد شمریز مجھ سے ملاقات کرنے آ جاتا، میں بھی اس کو چائے اور بسکٹ پیش کرتا اور خوب باتیں ہوتی۔ ایک دن میں نے شمریز سے کہا میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پھر صحیح۔ حتیٰ کہ جب بھی میں نے گھر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اس نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ ایک دن میں جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس آ رہا تھا، واپسی پر شمریز سے ملاقات ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں بھنڈی توری والا شاپر تھا۔ شمریز نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بھنڈی توری پکانے کا ارادہ ہے۔ اس نے میرے ہاتھ سے شاپر لے لیا اور کہا کوئی بھی چیز کھانی ہو تو مجھے بتاؤ۔ رات کو کھانے کے وقت بہترین بھنڈی پکی ہوئی ملی، اس طرح وہ ہر چیز ملتی جس کی میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی۔ شمریز وہ مجھے لا کر دے دیتا، حتیٰ کہ ہماری ٹریننگ مکمل ہو گئی اور آخری دن ہماری پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی۔ اس دن تمام لڑکوں نے نئی یونیفارم زیب تن کی ہوئی تھی، میں نے بھی وردی پہنی ہوئی۔ ہم چائے پی رہے تھے، مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں پریڈ میں شامل نہ ہو سکوں گا۔ اتنی دیر میں شمریز آ گیا تو مجھے افسردہ دیکھ کر کہنے لگا کیا بات ہے، میری وردی پر چائے گر گئی ہے اور میں پریڈ میں شامل نہیں ہو سکوں گا۔ کوئی بات نہیں، میں ابھی تمہاری وردی کا بندوبست کرتا ہوں۔ شمریز گیا اور جلدی واپس آ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک بہترین وردی تھی۔ میں نے وردی تبدیل کی اور پریڈ پر چلا گیا۔ جب پاسنگ آؤٹ پریڈ کی کاروائی مکمل ہوئی تو تمام لڑکے بہت خوش تھے اور ایک دوسرے کو گلے مل رہے تھے، مگر میری نظریں شمریز کو تلاش کر رہی تھی۔ شمریز تھوڑے فاصلے پر کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں ایک ہار تھا۔ جب میں اس کے قریب گیا اس کو مبارکباد دی تو شمریز نے وہ ہار میرے گلے میں ڈال دیا اور مبارک دی۔ چلتے ہوئے ہم دونوں کمرے میں آ گئے، ہمارے پاس وقت بہت کم تھا، صبح ہم نے اپنی اپنی یونٹوں میں جانا تھا، اس لیے شمریز میرے پاس رہا اور خوب گپ شپ ہوتی رہی۔ تو شمریز نے کہا کہ آؤ ذرا پہاڑی پر چلتے ہیں۔ پہاڑی پر خوب ہوا چل رہی تھی، دونوں بیٹھ گئے اور خوب باتیں ہوئی۔ باتوں ہی باتوں میں شمریز سے میں نے کہا یار آج تک تم نے مجھے اپنا گھر نہیں دکھایا اور نہ ہی ایڈریس وغیرہ دیا ہے، میں لاہور جا کر کس طرح آپ کو خط لکھوں گا؟ اس نے آج بھی ٹال مٹول سے کام لینا چاہا مگر میں بضد تھا کہ آج آپ کا گھر بھی دیکھوں گا اور ایڈریس بھی لوں گا۔ شمریز نے کہا اگر معلوم کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو اس کے بعد میں آپ سے ملاقات نہ کر سکوں گا۔ میں نے خیال کیا کہ شاید مذاق کر رہا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو شمریز نے کہا غور سے سنو، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن ہوں۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ یار مذاق نہ کرو، تو اس نے جواب دیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر تو جن ہے تو غائب ہو کر دکھاؤ۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ شمریز وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ سردی کے باوجود مجھے پسینہ آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ واپس انسانی روپ میں آ گیا، مجھے اس سے بہت خوف آ رہا تھا۔ شمریز نے کہا دوست ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، اس کے بعد تمہاری اور میری ملاقات نہ ہوگی۔ شمریز وہاں سے غائب ہو گیا اور میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ آتے ہی مجھے تیز بخار ہو گیا، 3 دن تک بخار رہا۔ اس کے بعد میں اپنی یونٹ میں چلا گیا۔
मैं आज तक शमरेज को याद करता हूँ कि शायद वो फिर से मुझे मिल जाए। ना जाने क्यों ये जानते हुए भी कि वो जिन है, मुझे दोस्त की हैसियत से बहुत अच्छा लगता है। काश मैंने इससे इसका पता लेने की जिद ना की होती, क्योंकि शमरेज एक मुखलिस और अच्छा दोस्त था जो मेरे हर दुख दर्द में मेरा साथ देता था। लेकिन मैंने अपनी नादानी में अपना अच्छा दोस्त खो दिया। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।